किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसानों के हित में हरियाणा सरकार का बड़ा कदम। किसानों की मांग पर इस बार सूरजमुखी की खरीद एक सप्ताह पहले यानी आज से शुरू करने का फैसला। खरीद एजेंसियों को मंडियों में सभी जरूरी इंतजाम पूरे करने के निर्देश। बिहार के कृषि मंत्री की मुख्यमंत्री के साथ महत्वपूर्ण बैठक। कृषि विभाग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा। फार्मर रजिस्ट्री अभियान, बागवानी प्रोत्साहन नीति, बिहार बागवानी नर्सरी अधिनियम और मधु क्रांति अभियान जैसे विषयों पर विशेष फोकस। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है सौर सुजला योजना। सोलर पंप उपलब्ध कराए जाने से खेती की लागत कम होने के साथ साथ बिजली बिल से भी मिल रही है राहत। देश के कई हिस्से सख्त गर्मी की चपेट में। विदर्भ के कुछ हिस्सों में गर्म रातों का भी अलर्ट। मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते सतर्क रहने और सावधानी बरतने की दी सलाह। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की मांग पर इस बार सूरजमुखी की खरीद एक सप्ताह पहले यानी 25 मई से शुरू करने का फैसला लिया है। पहले यह खरीद 1 जून से शुरू होनी थी। राणा ने बताया कि रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के तहत प्राइस सपोर्ट स्कीम में सूरजमुखी की खरीद पूरे प्रदेश की मंडियों में की जाएगी। किसानों की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि कटाई शुरू होने से पहले खरीद प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि उन्हें फसल बेचने में परेशानी ना हो। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने खरीद एजेंसियों को मंडियों में सभी जरूरी इंतजाम पूरे करने के निर्देश दिए हैं। इनमें उचित बुनियादी ढांचा, फसल उठान और भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। सरकार ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, हरियाणा राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा राज्य वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन समेत सभी एजेंसियों को खरीद प्रक्रिया में तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां केंद्र सरकार द्वारा तय एमएसपी पर सभी 24 फसलों की खरीद की जाती है। श्री सैनी के नेतृत्व में सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्वेत क्रांति से स्वीट क्रांति के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक नीति तैयार की है। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस नई मधुमक्खी पालन नीति का खाका देश के सामने रखा। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक राज्य में मधुमक्खी पालकों की संख्या को बढ़ाकर 7,750 करना और शहद उत्पादन को 15,500 मीट्रिक टन तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार मधुमक्खी पालन को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता के अतिरिक्त जोखिम कम करने के लिए कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन सुविधाओं में मधुमक्खी के बक्से, कॉलोनियों और अन्य आवश्यक कृषि उपकरणों की खरीद पर किसानों को 85% तक की सब्सिडी दी जा रही है। बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए शहद को भी भावांतर भरपाई योजना के दायरे में लाया गया है। सरकार ने शहद का न्यूनतम संरक्षित मूल्य 120 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया है, जिससे किसानों को निश्चित आय की गारंटी मिलेगी। और बिहार सरकार ने किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के साथ कृषि क्षेत्र को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर कृषि विभाग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में फार्मर रजिस्ट्री अभियान, बागवानी प्रोत्साहन नीति, बिहार बागवानी नर्सरी अधिनियम और मधु क्रांति अभियान जैसे विषयों पर विशेष फोकस किया गया। सरकार का उद्देश्य किसानों तक योजनाओं का लाभ तेज और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।
इसके माध्यम से किसानों को खाद बीज समय पर उपलब्ध कराया जाएगा और केंद्र व राज्य सरकार की अनुदान योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंच सकेगा। सरकार का मानना है कि फार्मर रजिस्ट्री मजबूत होने से किसानों को वितरण प्रणाली में आने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी और अनुदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। बैठक में बिहार बागवानी प्रोत्साहन नीति और बिहार बागवानी नर्सरी अधिनियम को और प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही मधु क्रांति अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी विचार किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को सस्ती और टिकाऊ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में सौर सुजला योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। योजना के तहत किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे खेती की लागत कम होने के साथ बिजली बिल से भी राहत मिल रही है। एक किसान ने बताया कि पहले सिंचाई सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें खेती में काफी परेशानी होती थी और वो 2 फसल नहीं ले पाते थे। योजना के तहत उन्हें 2,73,000 रुपए की सब्सिडी मिली, जबकि उन्हें केवल 15,000 रुपए का अंशदान देना पड़ा। उन्होंने बताया कि बिजली कनेक्शन लेने पर कई बिजली पोल लगाने पड़ते हैं और इसमें काफी खर्च व समय लगता है। सोलर पंप लगने के बाद अब ये समस्या खत्म हो गई है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा आधारित ये सिंचाई व्यवस्था मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे बड़ी राहत यह है कि अब हर महीने आने वाले भारी भरकम बिजली बिल का टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो गया है। इससे मेरी खेती की लागत बहुत कम हो गई है और हर महीने मोटी बचत हो रही है। और भारत तेजी से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बनने की राह पर है। राष्ट्रीय सौर मिशन यानी नेशनल सोलर मिशन और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत ने अपनी कुल स्थापित सौर क्षमता को 150 गीगावाट के पार पहुंचा दिया है, जो दुनिया के लिए एक उदाहरण है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत अब सिर्फ ऊर्जा उपभोक्ता नहीं बल्कि ग्रीन एनर्जी की वैश्विक दौड़ में एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है। देश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल करते हुए 150 गीगावाट से ज्यादा स्थापित क्षमता पार कर ली है और सिर्फ पिछले 1 साल सोलर क्षमता में रिकॉर्ड 44 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई है। सरकार इसे भारत की ग्रीन एनर्जी क्रांति बता रही है, तो वहीं एक्सपर्ट्स इसे देश की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते सोलर मार्केट्स में शामिल हो चुका है, जहां बड़े-बड़े सोलर पार्क, रूफटॉप सोलर और गांवों तक पहुंचती स्वच्छ ऊर्जा देश की नई ऊर्जा तस्वीर बदल रहे हैं। केंद्र सरकार ने पर्यावरण संस्था नेट कनेक्ट फाउंडेशन को दिए जवाब में ये स्पष्ट किया है कि ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी राष्ट्रीय सौर मिशन और कई सरकारी योजनाओं की वजह से संभव हुई है। सरकार का फोकस सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि हर घर, हर गांव और किसानों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने पर भी है। इसी रणनीति के तहत रूफटॉप सोलर से लेकर किसानों के लिए सोलर पंप और देश भर में बड़े सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही भारत अब सिर्फ सोलर ऊर्जा इस्तेमाल करने वाला देश नहीं, बल्कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के तेजी से बढ़ते सोलर मार्केट्स में भारत अब शामिल हो चुका है। 2014 के बाद से सोलर सेक्टर में तेज निवेश, नई नीतियां और निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी ने भारत की ऊर्जा तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया है। आज राजस्थान से गुजरात तक और लद्दाख से तमिलनाडु तक देश के कई हिस्से सोलर एनर्जी हब बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि भारत अब दुनिया के बड़े ग्रीन एनर्जी खिलाड़ियों में गिना जाने लगा है। नेट कनेक्ट फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री से स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर देशव्यापी मास सोलर मिशन शुरू करने की मांग भी की है। फाउंडेशन का मानना है कि अगर सौर ऊर्जा को जन आंदोलन बनाया जाए तो भारत तेजी से स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा की ओर बढ़ सकता है। इसके तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल, सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क और किसानों के लिए सोलर पंप जैसी सुविधाओं को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने की मांग की गई है। साथ ही एमएसएमईज को जोड़कर देश में ग्रीन जॉब्स और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को भी मजबूती देने पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की बढ़ती सोलर क्षमता सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि देश की आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा के लिए भी बेहद अहम है।
सौर ऊर्जा अब सिर्फ पर्यावरण बचाने का विकल्प नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक ताकत और रणनीतिक मजबूती का बड़ा आधार बनती जा रही है। 150 गीगावाट का ये आंकड़ा सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि उस नए भारत की तस्वीर है जो आने वाले समय में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, जहां भारत दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा की नई दिशा दिखाने की तैयारी कर चुका है। आंचल गुलाटी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रहा सुशासन त्योहार आम जनता और विशेष रूप से किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। गांव-गांव में लग रहे जन समस्या निवारण शिविरों के जरिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे बिना मौके पर ही किसानों की समस्याओं का निपटारा कर उन्हें सीधे योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सरगुजा जिले के राजपुरी गाँव में देखने को मिला, जहाँ एक किसान की जिंदगी की बड़ी चिंता पल भर में दूर हो गई। सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत राजपुरी के रहने वाले किसान प्रदीप कुमार प्रजापति के लिए ये सुशासन त्योहार खुशियों की सौगात लेकर आया। प्रदीप को गांव में ही आयोजित समाधान शिविर के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड KCC सौंप दिया गया। कार्ड हाथ में आते ही प्रदीप के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। अब उन्हें अपनी खेती किसानी के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड बनने से मेरी ये सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं। अब जरूरत पड़ने पर समय से ऋण मिल जाएगा और खेती का खर्च उठाना आसान होगा। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा कि सरकार की इस पहल से अब किसानों को छोटे छोटे कामों के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में किसानों को समय पर खाद और बीज की उपलब्धता नहीं कराने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने समीक्षा बैठक में कहा कि जिन योजनाओं में पिछले वर्षों में प्रगति संतोषजनक नहीं रही है, उनके लिए अभी से ठोस रणनीति बनाकर तेजी से कार्य करें। उन्होंने कहा कि किसानों को खरीफ सीजन के लिए जरूरी वस्तुओं का स्टॉक मौजूद रखें। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ स्थित अपनी सरकारी आवास पर कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने किसानों के हित में संचालित योजनाओं की प्रगति, खाद बीज की उपलब्धता, फसल बीमा, सिंचाई व्यवस्था एवं आगामी खरीफ 2026 सीजन की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसानों को जरूरत पड़ने वाली खाद और बीजों की उपलब्धता अधिकारी पक्की करें। ग्रामीण महिलाएं अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आर्थिक बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हैं। 90 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 10 करोड़ महिलाएं आज गांवों की तस्वीर बदल रही हैं। केंद्र सरकार की लखपति दीदी, BC सखी और अब शी मार्ट जैसी पहलें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही हैं। पेश है हमारी सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। कभी छोटी बचत तक सीमित रहने वाले स्वयं सहायता समूह यानी SHG आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं। स्वयं सहायता समूह आमतौर पर 10 से 25 महिलाओं का एक स्वैच्छिक समूह होता है, जहां सदस्य नियमित रूप से छोटी छोटी बचत जमा करती हैं। इसी बचत को जरूरत पड़ने पर समूह की महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण के रूप में दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 90 लाख से अधिक SHG से 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। इन समूहों के जरिए महिलाओं को बिना गारंटी बैंक ऋण, डिजिटल बैंकिंग और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी TAY NRLM के तहत महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। सरकार ने अब तो शी मार्ट यानी सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स की शुरुआत भी की है। इसके तहत SHG से जुड़ी महिलाओं के लिए सामुदायिक स्वामित्व वाले रिटेल स्टोर खोले जा रहे हैं, ताकि उनके उत्पादों को बड़ा बाजार मिल सके। लखपति दीदी योजना के जरिए महिलाओं की सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 65,000 से अधिक महिलाएं BC सखी यानी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी बनकर गांव-गांव बैंकिंग सेवाएं पहुंचा रही हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि SHG मॉडल ने गांव में साहूकारों पर निर्भरता कम की है और महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि SHG महिलाओं को ऋण देना जोखिम नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए सबसे सुरक्षित निवेश है। स्वयं सहायता समूह का
आपस में सम्मेलन किस प्रकार से फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनियों के साथ में और पैक्स के साथ में और कोऑपरेटिव सिस्टम को और पूरे कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के साथ में कैसे किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे जहां बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट और कई ऐसे जो गैर एमएसपी फसलें हैं उनके मार्केटिंग में भी स्वयं सहायता समूह का प्रयोग किया जाता है। आज की तारीख में लाखों स्वयं सहायता समूह अलग अलग क्षेत्रों में करोड़ों महिलाओं के लिए एक उनकी जीविका का जीविकोपार्जन का एक बहुत बड़ा साधन है। स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाएं न केवल अपनी आय बढ़ा रही हैं, बल्कि गांव की सामाजिक और आर्थिक दिशा भी तय कर रही हैं। सरकार की नई योजनाओं के साथ अब उम्मीद है कि गांव से निकलने वाली ये दीदियां लखपति से करोड़पति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगी। शमीम अख्तर, किसान समाचार। रबी मार्केटिंग सीजन की फसलों की खरीद प्रक्रिया जारी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 13 लाख से अधिक गेहूं किसानों से उपज की खरीद की है और इन किसानों के बैंक खातों में 20,680 करोड़ रुपए भुगतान कर दिया है। वहीं राज्य सरकार ने गेहूं खरीद का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जबकि खरीद की अंतिम तारीख को भी 5 दिनों के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। गेहूं खरीद में मध्य प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आधिकारिक बयान में कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं की खरीद की गई है। मध्य प्रदेश समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के मामले में सर्वाधिक किसानों को लाभान्वित करने वाला राज्य है। यही नहीं, अब तक 95 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर मध्य प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद अभी भी जारी है। भारत में खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं है, बल्कि इसमें कई तरह के खतरे भी जुड़े रहते हैं। खेतों में काम करते समय मशीन से हादसा, बिजली का करंट लगना, सांप काट लेना, ट्रैक्टर दुर्घटना या खेती में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के छिड़काव के दौरान हादसे जैसी घटनाएं कई बार किसानों और उनके परिवारों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती हैं। ऐसे मुश्किल समय में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए राहत देने वाली योजना बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत दुर्घटना का शिकार हुए किसानों या मजदूरों के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि संकट के समय उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके। राज्य सरकार के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक इस योजना के तहत करीब 14.35 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि खेती के दौरान किसी भी दुर्घटना की स्थिति में किसान परिवार आर्थिक संकट में ना फंसे और उन्हें समय पर मदद मिल सके। और देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले कई दिनों तक लू से लेकर भीषण लू चलने की चेतावनी दी है। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना तक लोग झुलसाने वाली गर्मी से बेहाल हैं। कहीं तापमान 48 डिग्री के करीब पहुंच रहा है, तो कहीं पानी का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन भी राहत के उपायों में जुटा है। देश के कई राज्यों में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। तेलंगाना में अब तक गर्मी और हीट वेव की वजह से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 से 29 मई के बीच उत्तर पश्चिम भारत में भीषण लू की स्थिति बनी रह सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है। राजस्थान के जैसलमेर में हालात सबसे ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। यहाँ तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। दोपहर में जनजीवन लगभग थम सा गया है। राहत के लिए नगर निगम मुख्य सड़कों पर पानी का छिड़काव करा रहा है और सार्वजनिक स्थानों पर पानी और छाया की व्यवस्था भी की गई है। वर्तमान में जैसलमेर में या आसपास के सभी जो जिले हैं वहाँ गर्मी लगभग 45 से 48 डिग्री तक तापमान जा रहा है। सुपर एलिनो भी अपने बना हुआ है, तंत्र बना हुआ है। इसके कारण टेम्परेचर बहुत हाई है और हवा में बिल्कुल नमी बिल्कुल नहीं है, शुष्क है, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा जा रहा है। एलिनो का जो इफेक्ट है इसमें मई के अंत में बनता है ये, और अभी 9 दिन 10 दिन टेम्परेचर अभी हाई रहेगा।
यूपी में भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री और बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रदेश में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी स्तरों पर लगातार मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने ऊर्जा विभाग से पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ काम करने को कहा। झारखंड की राजधानी रांची में गर्मी के साथ जल संकट भी गहरा गया है। कई इलाकों में लोग पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से समस्या बनी हुई है, लेकिन समाधान अब तक नहीं हो पाया है। ये पानी की समस्या है, बाल बच्चा के लिए बहुत दिक्कत है। हम लोग अब लाने नहीं सकते हैं। ठेवना में दर्द रहता है तो दूर से लाते हैं, उधर से लाते हैं, नीचे से लाते हैं। 5 डिब्बा में क्या होगा पानी में? पहाड़ी क्षेत्र में तो हमें इतना ही बोलेंगे, पानी का समस्या ही समस्या है कि पूरा क्षेत्र में ही समस्या है। यहाँ तक तो टैंकर भी आता है, बहुत जगह टैंकर भी नहीं जा पाता है। हम यही बोलेंगे कि सब जगह टैंकर पहुँचाया जाए और सबका पानी का मसला हल किया जाए। भीषण गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर भी पड़ रहा है। रांची के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए कूलर, पानी के टब और विशेष खान पान की व्यवस्था की गई है। गर्मी को देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचने, ज्यादा पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गेहूं की कटाई के बाद हरी खाद के लिए ढैंचा की बुवाई करें। मध्यवर्ती क्षेत्रों में कटी हुई गेहूं की फसल को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। साफ मौसम में मक्का की बुवाई करें। घाटी समशीतोष्ण क्षेत्रों में भूरी सरसों की कटाई करें। साथ ही मक्का और भिंडी की बुवाई भी करें। अब बात हिमाचल प्रदेश की। मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जियों की नर्सरी को बारिश से बचाने और मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए पौधों को घास से ढकें। उप पर्वतीय और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में धान की नर्सरी तैयार करें। सिंचित क्षेत्रों में हरा चारा पाने के लिए मक्का के साथ सोयाबीन या लोबिया बोएं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें और पौधों को सहारा दें। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में फ्रेंच बीन, खीरा, करेला और लौकी की बुवाई जारी रखें। साथ ही टमाटर और बैंगन की पौध लगाएं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। यह मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है।
कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गहरा समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि भारत अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है। पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी आम लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगाया। मुख्यमंत्री ने खुद लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान राज्य के लोगों को मुख्यमंत्री से सीधे मिलने का मौका पहली बार मिला। असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ। संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने इस विधेयक को पेश किया। इस पर चर्चा 27 मई को होगी। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बच्चों के नाम एक पाती लिखी है। योगी आदित्यनाथ ने ये पत्र सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनके निवास पर भेंट की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच जनहित, सुशासन, शहरी विकास, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा की। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।